आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान कुमार ऋषितोष जी हैं, जिनको एक शब्द में बांधना बड़ा मुश्किल है। आप तबला के ज्ञानी हैं, उसके साथ-साथ आप लेखक भी हैं। मेरे साथ प्रितोष हैं, जो आपके सुपुत्र हैं। ये भी बहुत बहुत अच्छा तबला बजाते हैं और आपके शिष्य हैं वो। और ये दोनों जो जोड़ी है, पिता और पुत्र की, ये तो कमाल कर चुकी है बहुत। तो बात करेंगे कि किस तरह से ज़िंदगी में इंसान एक स्थान पाता है, किस तरह से इंसान कला के साथ, वाद्य के साथ, किस तरह से ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है, जहां उसकी पहचान सिर्फ एक स्थान तक नहीं होती, एक देश तक नहीं होती, बाहर के देशों में भी उसका नाम होता है। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे दर्शकों को मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्योंकि आपकी एक अपनी पर्सनालिटी है, एक अपना एक जिसको कहते हैं एक ऑरा है, एक पोजीशन है। तो दर्शक को ज़रा ये बताएं कि यहाँ तक पहुँचने में आपकी जर्नी कैसी रही? और जब आपने वाद्य को चुना, बजाने के लिए वाद्य को चुना, तो तबला ही क्यों? ऐसे बहुत सारे वाद्य थे जो संगीत से रिलेटेड हैं, लेकिन तबला को ही क्यों चुना? और आपकी जर्नी कैसी रही? कहाँ से इंस्पायर्ड हुए? कहाँ से आपको एक ऐसा लगा कि मैं आगे बढ़ूँ इस मामले में? देखिए, सर्वप्रथम अपनी माता जी स्वर्गीय श्रीमती उर्मिला सिन्हा जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। बचपन से जब से मैं होश संभाला, तब से उनको जो विभिन्न संस्कार गीत होते हैं ना, संस्कार गीत हुए बच्चे के जन्म से लेकर, और बहुत सारे विवाह गीत और जो ऋतु गीत होते हैं जो लोक संगीत का, वो सब सारी विधाएं मेरी माता जी से हम सुनते थे। इतनी अच्छी उनकी आवाज़ थी, इतनी अच्छी उनकी आवाज़ की रेंज थी। और तो जब जैसे जैसे मैं होश संभाला, जैसे जैसे सुनने में, क्योंकि वो बहुत ही लय में और बहुत सुर में गाती थी, और सुर के साथ साथ लय भी होता था। तो मैं उनके साथ कहीं ना कहीं टेबल पर, कहीं तखत पर, कहीं कहीं ना कहीं जो भी मिलता था तो मैं बजाता था। और तो मैं भी कहीं ना कहीं अंदर में, मेरे अंदर लय होगी, तो शायद वो मेरे अंदर मेरी माता जी से आया, और वो सिलसिला चला। फिर मेरी सिस्टर जो दीदी बहुत अच्छी, मतलब उनको लाया गया कि इनको भी सिखाया जाए एक क्लासिकल म्यूज़िक के नाम पर। उस समय क्लासिकल म्यूज़िक मतलब हारमोनियम, आपको सबसे पहले साज हारमोनियम से शुरू होती थी कि हारमोनियम पर कोई राग गाएंगे, तो हारमोनियम आ गया, तबला आ गया, और जो टीचर आते थे वो उनको सिखाते थे। तो मैं भी मन करता था कि मैं भी थोड़ा सा तबला उनको देखता था बजाते हुए, उनको सिखाते हुए। तो इसी तरह सिलसिला शुरू हुआ, और उसी में मैंने करीब 6 साल मेरा इसमें समय गुजरा, समय गया। बहुत सारे परफॉर्मेंस में मुझे अवसर मिले, कई सारे जगह जो भी एक फंक्शन होता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, और ऐसे ऐसे बहुत सारे कई कई जगह यूथ फेस्टिवल वगैरह में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैं बाहर भी गया, स्टेट से बाहर भी गया, दूसरे स्टेट्स में भी गया। वहाँ क्या था, वहाँ और लोग भी बजाने वाले थे, मैं ये नहीं कहूँगा, और अच्छे बजाते थे। और लेकिन जो भी समय रहा, जो भी एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और सबसे पहली बात कि जो जो उस क्षेत्र का जो डीएम ही सबसे बड़ा होता है, तो जी, जी। वहाँ के पता चला डीएम एसडीएम वगैरह सब मुझे पर्सनल जान रहे हैं। जी, जी, जी। तो इससे भी थोड़ी एक प्रेरणा मिलती है, कि अप्रिसिएशन मिलता है कि ये सब्जेक्ट वो अगर मैं कुछ नहीं जानता हूँ तब मुझे जानते हैं, कुछ थोड़ा सा सीखा जाए, कुछ इसको बेहतर से अगर एक गहराई में सीखा जाए, तो वो लगता है कि बहुत अच्छा हो सकता है। तो उसी सिलसिले में मैं बनारस गया, और बनारस में मैं 10th में मेरा ऐच्छिक सब्जेक्ट था तबला। तबला में रखा था। जिनकी जीवनी में लिखा, पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी का, उस परंपरा में सीखने को सौभाग्य मिला। मुझे अपने गुरु जी का सोलो जब गया, तो उनका सोलो एक संजोग ऐसा रहा कि पंडित छोटेलाल मिश्रा जी से मैं सीखा। करीब 25 साल मैंने सीखा। और सबसे पहली बात कि जब उनका तबला सोलो सुना, उसके पहले मेरे पास बहुत सारे कैसेट्स थे। हम उस्ताद अहमद जन थिरकवा जी का, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब का, पंडित गोदई महाराज जी का, उस समय हमारे पास कैसेट्स ही अवेलेबल था। तो उनका तबला सुनने के बाद लगा कि चलिए ये ऐसे गुरु हमें मिल जाएं तो बहुत एक, अरे बहुत कृपा होगी एक। और मैं मतलब उनसे जब विनती किया, और करीब साल भर लगे हमें,
और उसके बाद से मैं जब सीखना शुरू किया तो बहुत प्यार से उन्होंने सिखाया। और जो भी हूँ आज, जो भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया, जो दृष्टि है, जो भी संगीत का संस्कार जो मुझे मिले, जो शास्त्र का जो संस्कार मिला, एक क्रियात्मक हो या शास्त्र का, तो वो सब हमारे गुरु जी का है। सही बात बोला। और शायद वाद्य और संगीत में ही तो इतना दम है कि ये जो रिस्पेक्ट होता है गुरु और शिष्य का, जो परंपरा होती है उसको बड़े आदर के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। और ये चीज़ें आपके घर में भी देखी जा सकती है कि आप इतने बड़े कलाकार कहिए और राइटर भी हैं, अपने आप को तराशा आपने, और आप एकेडमिशियन भी हैं। तो उसके साथ साथ आप गुरु ज्ञान जो अपने पुत्र को दे रहे हैं, जो तो ये परंपरा आप भी निभा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि कैसे आपको लगा कि ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड कर दी जाए यहाँ पे? तो ये चीज़ें आप ज़रा सा बताइए, और किस तरह से इनकी शुरुआत रही? मैं चाहूँगा कि ये भी बताएं। देखिए, ऐसा है कि हमें तो अपने जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ा सीखने के लिए। हमें तो मेहनत करनी पड़ी। हमें एक दूसरे जगह जाने का मतलब है कि वहाँ आवास की भी व्यवस्था होनी चाहिए, खुद खाने-पीने से लेकर सब सारा चीज़। जहाँ घर पर कभी एक हमें चाय भी बनाने नहीं आती थी, वहाँ खुद सब सारे काम करने हैं। और लेकिन एक श्रद्धा था, एक भक्ति थी, और उसी भक्ति में उसमें भी मज़ा था, उस संघर्ष का भी एक आनंद होता है। और प्रियतोष का क्या है कि जब मैं तो एक हमारी तो रूटीन में भी है, एक डिसिप्लिन में भी है, सुबह शाम जब भी मौका मिलता है तो एक अपना साधना करने का एक ये भी एक तपस्या है और एक डिसिप्लिन है, कि वो एक पूजा की तरह हम लोग इसको देखते हैं। प्रत्युष आज पूरे भारत में बड़ा मशहूर है कि इतनी कम उम्र में और अच्छी एजुकेशन भी पा रहे हैं, बहुत अच्छा। जी। दिल्ली के बहुत बेहतरीन स्कूल में ये एजुकेशन भी ले रहे हैं। उसके साथ साथ जो तबला का जो ज्ञान है, जो पिता से गुरु के रूप में जो पाया है, वो लाजवाब है। प्रत्युष, मैं चाहूँगा कि दर्शक देख रहे हैं और दर्शक आपको भी देखते होंगे, तो मैं चाहूँगा कि बोलने से पहले एक थाप से आप बता दीजिए कि आप में है क्या क्वालिटी। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा सा आप तबला प्ले करें। ये होता है, ये दर्शक समझ गए होंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कि देखिए क्या अंदाज़ है। और इतने कम उम्र में सही बोला आपने, वो जो था बचपन से इनके कानों तक जाती थी, और लय, और वो एक लोरी की तरह सुना है इन्होंने, ये कभी भूल नहीं सकते। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब पापा आपको समझाते हैं, बताते हैं, तो ये पिता और गुरु का जो अंतर होता है, इसमें आपको कौन-सा रूप अच्छा लगता है? पिता का रूप अच्छा लगता है या गुरु का? पिता का ज़्यादा अच्छा लगता है रोज, क्यों? क्योंकि गुरु जब होते हैं तो डिसिप्लिन में रहते हैं, और अगर मैंने किया तो अगर मैंने मिस्टेक किया और मैं जान गया तब तो गुस्सा नहीं होते, लेकिन अगर मैं बजाया लेकिन मेरी मिस्टेक हुई, अगर मुझे पता नहीं चला, तब गुस्सा करते। यस, गुरु का बस यही काम होता है कि गुरु ये चाहता है कि उसका जो शिष्य है वो बेहतर से बेहतर करे, जो वो बता रहा है, जो वो बारीकी बता रहा है, क्योंकि गुरु के पास पूरा एक्सपीरियंस होता है। और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपके पिताजी एक ग्रेट तबला प्लेयर हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी खूबियाँ हैं जो मैंने पहले बताई।
तो ये भी एक सौभाग्य है, वरना बड़ा मुश्किल होता है, जैसा बताया आपने कि कितनी मुश्किल से गुरु को ढूँढना पड़ता है। फिर आप बनारस गए, आप वहाँ से घराना से सीखा कहा और जाता है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जान के। नहीं तो पता चला कि कई ऐसे ऐसे हमारे इस फील्ड में हैं, हुए हैं, और नाम नहीं लेना चाहूँगा। बहुत अच्छे उदार भी रहे, और कुछ कुछ ऐसा रहा उनका मन मिजाज, कहिए जो कहिए, 20-20 साल लोगों ने सीखा लेकिन कुछ नहीं सीख पाए। कई लोगों ने अपने खेत भी बेच करके सीखे हैं, ऐसा भी हुआ, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाए। तो इसीलिए गुरु भी मिलना बहुत ही एक सौभाग्य की बात होती है। दर्शकों को थोड़ा-थोड़ा ये बताइए कि आपके सामने जो तबला है, इसको क्या कहते हैं? तबला है, ये ब्लैक वाला क्या है, या किस तरह से सारी देखिए, चीज़ें होती हैं? ये है आपका दोनों को जोड़ी, कोई दोनों जोड़ी वाद्य हैं, ये जोड़ी, इसको दोनों को तबला बोलते हैं। लेकिन चूंकि ये मुख्य भाग ये है, तो इसको तबला बोलते हैं। वैसे ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, इसको डग्गा भी बोलते हैं, इसको चांटी भी बोलते हैं। लेकिन मुख्य इसका नाम, अगर तबले की अगर बात होगी तो तबला, अगर दोनों में के भाई दोनों है तो तबला दीजिए, तो तबला इसी को कोई देगा, ना कि इसको देगा, इसको बायां ही बोलेंगे। हाँ, दोनों को एक साथ तबला बोलते हैं। तबला साज, चूंकि मुख्य प्रधान इसका सब सारा निकास वगैरह जो है, तो इसका है। मैंने एक कार्टून देखा था, एक पखावज है, एक इंसान उस पखावज को कुल्हाड़ी से बीच-बीच में काटता है और कहता है कि भई ये जो पखावज है ना, बड़ा हाई साउंड कर रहा है, मुझे थोड़ा-सा सूदिंग चाहिए, साउंड में बड़ा मुलायमत चाहिए, उसमें कूल-कूल आवाज़ चाहिए और ऐसा वाद्य चाहिए जो हर सिचुएशन में वो जान रहे सबकी। उसके बिना बड़ा मुश्किल हो जाए हर चीज़ को प्ले करना। तो शायद वो कार्टून बताने की कोशिश कर रहा था कि पखावज से इसका जो उत्पत्ति हुई, या कुछ ऐसा सिचुएशन रहा। सबसे पहली बात कि ये एक रूह की साज है, आत्मा की साज है, लगाव हो जाता है इससे। हम अपने साज को अगर फट गया, चाहे जो भी हो गया, अगर कोई अगर लेके भी जा रहा है, चाहे जो भी ऐसा साज, तो मैं साज को ऐसे जाते जाते ऐसे गिरा नहीं सकता, फेंक नहीं सकता। ऐसे होता है ना कि जैसे गिरा दिया है वो बड़ा, ऐसा नहीं कर सकता। इसको बच्चे की तरह हम लोग इसको प्यार करते हैं। तो सोचिए, ऐसा कौन सा निर्दयी कलाकार होगा, वो कलाकार कैसे हो सकता है जो निर्दयी हो, जो अपने साज को काटेगा। ये तो गले से ऐसे भी नहीं बात उतरती कि साज को का। और दूसरी बात कि कहा जाता है कि साज, ये पखावज को काटा तब भी बोला, तब बोला तबला हो गया। ये बताइए, एक बद्धी अगर टूट जाती है तो इसकी आवाज़, ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। और हमारे यहाँ ध्वनि का मतलब नाद है। ध्वनि का मतलब डब 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 डब, और कोई ऐसा नहीं है। ध्वनि का मतलब नाद है। तो एक बद्धी टूट जाती है, वो काटने के बाद क्या आपको लगता है कि उसमें से साउंड आई होगी, ध्वनि आई होगी? तो इसका अगर देखा जाए तो नाट्य शास्त्र में, अगर आप अगर अध्ययन किए होंगे, अगर नाट्य शास्त्र का, आचार्य भरत द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है, ईसा पूर्व ये रचना हुई। वो सोचिए कि उसमें इसका वर्णन मिलता है, इसके जन्म का वर्णन मिलता है। और वहाँ से अगर देखा जाए तो वहाँ से उसको आप जोड़े तो आपको साक्षात दिखेगा कि अच्छा, ये तबला उसी का परिष्कृत रूप है, जिसको पहले त्रिपुष्कर वाद्य बोला जाता था, जो आंकिक, उद्वक और आलिंग्य था। आपके हिसाब से यानी कि जैसे जैसे दौर चलता रहा, बढ़ता रहा, उसी तरह से इसका भी इवोल्यूशन होता रहा नए नए तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो परिष्कृत तो होगा ही। जैसे अब कहीं जोड़ी वाद्य के रूप में आया, कहीं इसको तबला भी बोला, कहीं तबल भी बोला। तबल, TABLE, इसको टेबुल भी बोल सकते हैं, तबल भी बोल सकते हैं। नहीं, अगर उच्चारण अगर देखा जाए तो तबल भी बोल सकते हैं, टेबुल भी बोल सकते हैं। और तबल का मतलब होता है कि जिसका भाव ऊपर की ओर हो। तो ये तबला जो पहले, अगर इसका हम इतिहास में जाएं, अगर पहले इसके जन्म की, पहले इसके, उससे जानने से पहले हमें इसके जन्म की चर्चा करनी पड़ेगी। जन्म का इन द सेंस कि तबले का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। तो एक नाट्य शास्त्र में है ये लिखित कि स्वाति मुनि हुआ करते थे, और वो नहाने गए। उस समय नहाना, पुष्कर तालाब को बोला जाता है, जो कहीं कहीं पोखरा भी बोलते हैं, तालाब भी बोलते हैं, लेकिन पुष्कर संस्कृत शब्द है।
तो उस समय पुष्कर में नहाने गए। तो उस समय बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। तो बारिश की जो जो इतनी तेज बारिश हो रही थी कि पुष्कर में जो तालाब में आपको कमल के पत्ते पर जो बारिश की बूंदें जो पड़ रही थी, उसकी ध्वनि से वो बड़े मुग्ध हो गए वो स्वाति मुनि। उन्होंने उस ध्वनि का, उस नाद का एक स्मरण किया कि सोचे कि शायद इस तरह की ध्वनि अगर किसी उस साज, वैसा साज बने तो शायद ये उस मैंने वो ऐसा कल्पना करके, तो उस समय हर समय में रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, तो उस समय भी एक विश्वकर्मा जी थे, जो आज हम लोग उसको विश्वकर्मा जी, हर चीज़ देखिए किसी भी चीज़ का होता है उद्घाटन, चाहे किसी भी, आजकल तो विश्वकर्मा जी का एक तो वो उस समय थे, उनकी सहायता से त्रिपुष्कर त्रिवाद्य का निर्माण किया। चूंकि पुष्कर में ये घटना कल्पना हुई थी पुष्कर में, इसलिए त्रिपुष्कर वाद्य रखा गया नाम, जिसमें से आंकिक, उद्वक और आलिंग है। तो वो, और चूंकि ये मिट्टी से बना था, मिट्टी का इसका मार्जना हुआ था, मिट्टी द्वारा निर्मित अंग, उसको मृदंग बोलते हैं। तो त्रिपुष्कर वाद्य भी बोलते थे, मृदंग भी बोलते थे। और वो आंकिक है। आप अजंता एलोरा गुफा में आप देखेंगे, हमारी जो मेरी पुस्तक भी है तो उसमें भी मैंने दिया है, और पिक्चर्स वगैरह भी है। तो वो जो आंगिक था वो पखावज, ये जो आप देख रहे हैं ये पखावज है, मृदंग, और इसी के ऊपर उद्योग का आलिंग था। तो चूंकि बाद के समय में कैरी करने में और ले जाने आने में दिक्कतें होती होगी, और उस समय ध्रुपद वगैरह का, प्रबंध गीत वगैरह ये सब का समय था, तो आंकिक ज़्यादा यूज भी होता था, ज़्यादा उपयोग में होता था। तो इसलिए उस समय इसकी कम, उस जैसे होता है ना, कभी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत के हिसाब से भी चेंजेज आते हैं। तो अगर देखा जाए तो वहाँ से वो अलग हुआ, उसको काटा नहीं गया, वहाँ से अलग हो गया। ये जो तबला जो था ऊर्ध्वक और आलिंग, ये लोक संगीत में चला गया, ये बाद में वो अलग हो। तो वहाँ से आप अगर जोड़ें, चूंकि मैं पहले भी बताया कि मुख्य भाग ये है तबला, दोनों को तबला बोलते हैं, लेकिन इसको तबला नहीं बोलेंगे, मुख्य भाग ये है तो तबला इसको बोलते हैं। तो उसी तरह से मुख्य भाग ये था मृदंग, मुख्य उसका ये था, उद्वक आलिंग वो सब था, तो मेन ये था। इस वजह से तीनों को मृदंग बोलते हैं, देखा जाए तो ये, लेकिन मुख्य भाग तो इसीलिए मृदंग को काटा नहीं, उसको जब निर्माण किया गया तो उसको फिर बाद में हटाया गया ये, और ले जाने आने में भी तो भारी होगा ना, एक तो अपने आप में ही शायद बहुत भारी है, वो भी मिट्टी का, कितनी भारी होगी। तो इस तरह से इसका, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है कि मिट्टी का जब उसका बेस बनता था, उसके ऊपर फिर बजाना, और उस समय खुद से राग निकालना, राग बनाना, ये बहुत, मैं समझता हूँ कि जो पूर्वज होंगे गुजरे हुए, जिन्होंने ये सारी धुन को, संगीत को आगे बढ़ाया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज तो इंटरनेट भी है, लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं। आप जैसे गुरु हैं जो बताते हैं, सिखाते हैं, तो आसान है। बहुत सारी चीज़ें अगर जो चाहे तो एक गुरु की सेवा करके, गुरु के साथ रह के वो सीख सकता है। लेकिन पुराने ज़माने में जो आप बता रहे हैं किस तरह से इवोल्यूशन हुआ तबले का, बड़ी मुश्किल चीज़ें रही हैं। तो इसमें भी लय और ताल होता है, क्योंकि ये तो लय ताल प्रधान वाद्य ही है। देखा जाए तो लय ताल प्रधान ही वाद्य है। इसमें हम राग नहीं बजा सकते। राग तब बजाएंगे जब हम सारे गा मा पा धा नी सा, ये एक सुर का वाद्य है, वही मैं जानना चाह रहा था। एक सुर का वाद्य है, और ये एक तरह से लय प्रधान, ये ताल, मैंने इसकी पूरी बुनियाद टिकी हुई है। इसका जो संगीत की जो बुनियाद है ना, लय तो बेस प्रदान करता है ना, ये संगीत को बेस आधार प्रदान करता है। तो ये पूरी बुनियाद लय पर ही टिकी हुई है। जिस समय लय, अगर लय, इसीलिए कहते हैं कि श्रुति माता लय पिता। यहाँ कभी कभी बात आती है कि श्रुति माता लय पिता, मतलब जब बेसुरा देखिएगा कोई होगा तो उससे क्षमा है, क्षम्य है, क्योंकि श्रुति माता है, माता क्षमा करने वाली है। लय पिता, पिता डिसिप्लिन मेंटेन करता है। किसी भी पखावज वादक या तबला वादक को बोला जाता है कि क्या अगर कोई साहित्य के अंदाज में बोलेगा तो वो प्रकृति से जोड़ता है। कह आपके तबला वादन में जहाँ बादलों सी गर्जना है, वहीं टप टप पड़ती बूंदों से नरमी है, वहीं आपके तबला वादन में कहीं झरनों की
झरझर झरझर जो झरनों किसी एक ध्वनि का आभास होता है। तो ये पूरी प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें जो हम ध्वनि है जो बहुत सारा जो है, तो हमें अब आभास होता है कि हमारी गुणीजन लोग भी जो रचना कर गए और बहुत सारी चीज़ें वो कर गए अलग अलग ये में, तो ऐसा कर गया और ऐसा आभास होता है प्रकृति में जब चलते हैं, तब लगता है कि वो आपको ऐसा महसूस होगा कि ट्रेन चल रहा है, हाँ। ऐसा लग रहा है कि घोड़े की टाप चल रही है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो ये सब कहीं न कहीं लय है और उस लय में वो जो साउंड ध्वनि के माध्यम से जो भी उन लोगों ने रचना किया, जो उन लोगों ने अपना एक देखिए वो भी लय में है ना ये। बिल्कुल। और देखिए पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि देखा जाए तो लय में है। वाह! क्या बात है। केवल हम अपने धड़कनों की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी सृष्टि लय में है। और इसीलिए उस पूरी सृष्टि में हम लोग तो खासकर ये जो मंडे टू संडे है, वो उसमें हमें ताल दिखाई देता है। वाह, वाह, वाह! क्या और बात वो है। ताल का क्या है, जैसे ताल 3 ताल चल रहा है। 3 ताल कितने मात्रे का है? 16 मात्रे का है। तो 16 मात्रे का है, तो 16 मात्रे में आप एक मात्रे से 16 मात्रा, फिर इसी एक 16 मात्रे में आपका सारा, जब कोई भी स्वतंत्र वादक, जब तबला वादक अपना स्वतंत्र बजाता है, चाहे गायक वादक, केवल तबला वादक नहीं, इस पूरे 3 ताल तो सारे एक बहुत ही लोकप्रिय ताल है 3 ताल। उसमें जो भी सम पर पहुंचते हैं, सम एक तरह से देखा जाए तो सम उसका घर है। पूरे दिन भर अपने ऑफिस गए, नहाए धोए, ब्रश किए, सब सारा अपना तैयार हुए, अपना दिन भर की गतिविधि जो हुआ, उसके बाद जब घर पहुंचते हैं, तो घर से निकले, फिर घर पहुंचते हैं, तो वो सम है। ये तो जो सम पर आना, ये भी हमारे एक प्रेजेंटेशन में, प्रस्तुतिकरण में, जो बहुत सारी, जो आप 1 घंटे की प्रस्तुति, चाहे जो भी तबला वादक प्रस्तुति जो अपना दे रहा होता है, तो वो बार बार सम पर जरूर आता है। बीच में कितने तरह के भी संघर्ष चल रहे हैं, लाइफ में बहुत सारी संघर्ष चल रही है, बहुत सारा वो बहुत सारे उसमें अलग अलग लय के, अलग अलग छंद का, अलग अलग बहुत सारी रचनाएं जो बजा करके फिर जब सम पर आते हैं, तब उसमें लगता है कि घर पर पहुंच गए, तो बड़ा सुकून मिलता है। क्या बात तो बोली है, ये वाली ज़बरदस्त। बात क्या ही तो कहते हैं कि जब इंसान किसी एक चीज़ पे बिल्कुल ज्ञान प्राप्त कर ले, वो स्थान प्राप्त कर ले, तो जब बातें होती हैं, समझने का मौका मिलता है, तो समझाने वाला शायद यही समझाता है, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पाते होंगे, लगता हो कि वाद्य है वो बज रहा है, लेकिन अगर उसे देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी के जितने रिदम हैं, कहीं न कहीं ये सारे तबले के जो रिदम हैं, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। तभी आजकल आप देखेंगे नेट पे लोगों को नींद नहीं आती है, तो उसमें एक उसमें टोन होता है तबले का, कि ये टोन पे आप अगर सोना चाहते हैं गहरी नींद से, तो ये टोन आप सुने, और 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, मैंने देखा है। तो कई ये थेरेपी भी है तबले पे, मैंने देखा है कि कई बार वो थेरेपी देते हैं कि अगर वाकई में आप दवा से बचना चाहते हैं और सुकून की नींद लेना चाहते हैं और अपने जीवन को बड़ा रिदमिक पैटर्न में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो तबले की जो धुन है ना, वो आप सुने और नींद आएगी बेहतर। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि हाँ। क्योंकि आप गुरु हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो रिदमिक थोड़ा-सा पैटर्न दर्शकों को दिखाएँ। मैं एक ऐसे बताना चाहूँगा आपको, एक और एक इसमें जोड़ना चाहूँगा कि लय में किंचित मात्र अगर व्यवधान आता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी हमारा लय ही देखता है। क्या बात है। जहाँ तेज गया तो तुरंत बीपी वगैरह तुरंत चेक किया, बीपी ये सब क्या है, सारा लय है, सब सारा लय है। वाह, वाह! उस सूक्ष्म लय को और देखना, समझना, अब ये तो हम अपने जीवन के दर्शन में हम देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लय महसूस करने की चीज है। और प्रकृति ऑफ बीट भी आपने सुना होगा, बीट में नहीं है, ऑफ बीट, ये बीट चल रहा है ना, धा 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 धा, ये ऑफ बीट है। प्रकृति भी आप देखिए ऑफ बीट एक हम लोग को आभास दिखाती है। वो कैसे, कभी कभी आप देखिए, अभी देखिए बीच में अभी समय ऐसा गया, जैसे शीतलहरी के टाइम में आप जब निकले हो तो आपको लग रहा है कि शाम हो गया, पता चला ये 12 बज रहा है। तो ये प्रकृति का ऑफबीट है। प्रकृति भी अपने ऑफबीट के माध्यम से हम लोग को कभी कभी वो भ्रम करना, ऑफबीट मतलब भ्रमित। तो मैं चाहूँगा कि वो ज़रा सा वो रिदमिक पैटर्न जो हो, तो दर्शक और भी महसूस करें।
थोड़ा सा हम आपस में ऐसा ही कुछ थोड़ा सा ऐसे ही बजाते हैं। थोड़ा हम इसमें जो बोल जहाँ से समाप्त करेंगे जी जी। उस बोल से वो शुरू करेंगे। और ये परफॉर्मेंस का एक लय से अगर हम जोड़ें तो जी जी। इसको सिंहावलोकन भी बोलेंगे। हाँ। सिंहावलोकन मतलब जब भी शेर जब शिकार करने जाता है तो जाएगा आगे, फिर एक बार पीछे जाता है। हाँ हाँ। तो बोल का भी जो है धत धक न धागे धन तेरे करदा 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 धन धन ना 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 धत 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 तगड़ दत्ता। ये आपको ऐसा तो थोड़ा सा बिल्कुल। दर्शकों को अभी इसमें साउंड जो भी आए माफ कीजिएगा इसमें। वाह। वाह क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस है, ज़बरदस्त, क्या कम्युनिकेशन है। तो मुबारक हो, आप इतना सारा काम समाज के लिए कर रहे हैं और ये म्यूज़िक के लिए कर रहे हैं। म्यूज़िक कभी भूल नहीं सकता आपके ये सहयोग का। तो किस तरह से वहाँ की चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं कि क्या पब्लिक जो आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में तो वो म्यूज़िक से इंटरेस्टेड रखते हैं आज के ज़माने में, जो इंटरनेट के इतने दीवाने लोग होते हैं, जो देखिए रील्स के ऐसा दीवाने है हो रहे कि हैं? अभी का माहौल थोड़ा सा चेंजेज है। अभी अभी क्या है कि पहले क्या था कि शिक्षण संस्थानों में क्या होता है, शिक्षण संस्थान और गुरु शिष्य परंपरा में अंतर ये है कि किसी भी संस्थान में आपको एक कोर्स भी पूरा करना होता है। ये गुरु शिष्य परंपरा में है क्या कि आपको ये चीज़ें जब तक बोल निकलेगा नहीं, जब तक ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप उसको मतलब इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि ये, लेकिन शिक्षण संस्थानों में क्या है कि आपका अंतर मैं बता रहा हूँ गुरु शिष्य परंपरा शिक्षण संस्थानों में कि वहाँ सिलेबस है, एक टाइम में सिलेबस को पूरा करना होता है और वो भी एक सेमेस्टर का सिस्टम हो गया कि सेमेस्टर इतने समय में, उसमें छुट्टियां भी है, बहुत सारे माहौल है, बहुत सारे लोग घूम के आते हैं, बहुत सारा परिवेश होता है। और ये तो एक डिग्री के नाते तो अच्छा है, क्योंकि अभी तो डिग्री भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को बिना डिग्री का बहुत सारे जगह ये लेकिन यूजफुल की जहाँ तक बात है, गुरु शिष्य परंपरा में ही हमारा संगीत यूजफुल है यानी आप और यूजफुल रहेगा। और गुरु शिष्य परंपरा ही एक ऐसा है एक कि उसी में संगीत का जो एक क्वालिटी जो है ना निकल के गुरु शिष्य परंपरा में ही आ सकती है। सही बोला कि गुरु शिष्य की परंपरा जो होती है वो तो अलग चीज़ होती है। पुस्तक, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे आपको ये है, आपको एक कलाकार बनने के लिए कलाकार बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप कहीं टीचर तो बन जाएंगे, आप ये किताब भी लिख लेंगे, पुस्तक भी लिख लेंगे, लेकिन पुस्तक में जो बोल लिखा है उस बोल को निकालेंगे कैसे? गुरु शिष्य की जब बातें हो रही हैं तो क्योंकि अब ज़माना कुछ और है, अब दुनिया बहुत फास्ट भाग रही है ना, तो लोग इमोशनल भी बहुत अनअटैच्ड हैं, इवन बहुत सारी चीज़ें नैतिक मूल्यों की कमियां आ रही हैं। तो गुरु शिष्य जो आप देखिए आज से 100 साल पहले भी, 200 साल पहले भी वो लगातार चलती आ रही है, वही आदर, वही सब कुछ। तो क्योंकि आपने इतना समय बिताया और एक पोजीशन, एक स्थान पाया आपने, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसे गुरु और शिष्य की परंपरा में जोड़ना चाहिए ताकि उसमें और भी खूबसूरती आए? लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या? देखिए,
समय के साथ अगर आपको बदलाव है, जैसे गुरु से पहले क्या था, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पहले क्या था कि एक गुरु अपने घराने पर केंद्रित रहता था, कि हमारे गुरु जी ने जो कहा है, हमारी जो परंपरा कही है, उसके आगे क्योंकि पहले वो इंटरनेट नहीं था, पहले वो गुरु को ही सुनता था, उसके बाद कहीं सुनने ये नहीं था। कहीं अगर कभी कभी ऐसा भी हम सुनने में, मेरे तो गुरु इस मामले में बहुत, मेरे गुरुदेव बहुत, गुरुजी बहुत उदार रहे कि बनारस में रहे तो सबका बोलते थे कि फलां का जाके सुनो, आज उसका सुनो, आज वो आ रहे हैं उनका सुनो ये। लेकिन ऐसे भी हमारे बहुत सारे सहपाठी रहे जो किसी दूसरे गुरु के पास है तो उनके बोलते थे कि वो सुनने की जरूरत नहीं है, वो जो भी है हमें मैंने अलाउ नहीं हुआ करता था। तो ये जो संकीर्णता है, ये संकीर्णता में अब वो संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि अभी देखिए आपको घराने 6 हैं, 6 घराने के अलग अलग निकास हैं, अलग अलग बोल हैं। और ये भी सत्य है कि आप अगर किसी एक ट्रेडिशन को अच्छे से करते हैं तो दूसरे ट्रेडिशन इजी वे में आपको सब दिखता है, और सब सारे घराने आपको एकदम दिखता है, क्लियर दिखता है कि अच्छा उनकी ये बोल ऐसा 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 दाव। हाँ, सब एक समय जब आपका जाता है, आपका चिंतन जाता है। और संजोग से मेरे गुरुजी भी सभी घराने को बजाते थे, एक उदार भाव कहिए, एक समभाव कहिए, वो तभी हो सकता है आपका हृदय बहुत उदार होगा, समान भावना रखेंगे आप दूसरे में। नहीं तो ये नहीं कि वो घराना अच्छा है वो घराना नहीं, सभी की अपनी अपनी खुशबू है यहाँ पर। और खासकर आपको देखिए सभी घराने एक तरह से फूल है ना, अलग अलग फूल, अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग देखते हैं कलर कितने खूबसूरत होते हैं, और सभी फ्लावर्स अगर आपके पास अगर मिल जाए तो बुके होगा ना वो। तो इसलिए मैं भी बल्कि शिक्षण में एक अभी गुरु शिष्य परंपरा तो है, घराने तो है, लेकिन घराने अपने बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो तो है, लेकिन इसमें हम उदारता हम चाहते हैं कि दूसरे घराने की भी कोई अच्छी चीज़ें हो तो सीखने में कोई मुझे बुराई नहीं लगती। और अब बल्कि आप प्रीतोष का देखेंगे, अभी जैसे एक उदाहरण के तौर पर अभी 2-3 घराना इसको आपको अभी बहुत कम है, लेकिन ये बजा रहा है और उसी टेक्निक से बजा रहा है। ये नहीं कि हम मेरी हथौटी बनारस है तो बनारस के ढंग से बजा रहे हैं, ऐसा नहीं। जब दिल्ली घराने की बात आएगी तो दिल्ली के ढंग से आपका टेक्निक्स वही टेक्निक्स, प्लेइंग टेक्निक्स वही आपको बजाना पड़ेगा आपको। जैसे ये बजाओ, धाते टे धाते टे धा धाते टे धागे तीना की ना 2 उंगली से जो है, हाँ पूरा कायदा बजाओ, धाते टे कम लय बजाओ, धाते टे धा धाते टे धागे तीना तीना ता बजाओ। वाह। अब इसी में गिन धा गिना तेटे गिन धागे धीना गिना तेटे गिन धागे तेटे गिन धागे तीना गिना। तो ये दिल्ली का टेक्निक है। अब इसी में धीग दीना बजाओ, धीग दीना तिरगड़ दीना, ये बनारस है। चाहे ताक तक ता तट ता तट धट धट बजाओ थोड़ा सा, क्या बात, ये खुले बोल बनारस आपको दर्शन आएगा। वाह वाह वाह, क्या अब बात। जैसे एक उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी, याद है अगर बजा सकते हो, उनके बहुत फेमस, वो लखनऊ तो पूरा बंद थे और बहुत फेमस, बहुत बड़े उस्ताद थे। तो उनकी प्रिय रचना दिन कर दिन धा गगन गगन कम ये में तक गगन धा। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा सा अच्छे स्पीड में बजा सकते हैं। क्या बात है, क्या जबरदस्त। अब ये लखनऊ का बहुत फेमस, लखनऊ की रचना से। अब फर्रुखाबाद घराने का गत, बहुत सारे ये जैसे बहुत किसी को सिखा रहे हैं, चाहे अलग अलग, मेरे पास तो अलग अलग घराने के भी आते हैं।
तो मैं उनको ये नहीं बाउंडेशन में रखता कि नहीं आप बनारसी सीखो। आप जिस घराने से आप सीखना चाहते हैं, घराने की जब बात हो रही है तो एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि वो घराना क्या होता है? अब जैसे आपने डिफ़ाइन किया जैसे 6 घराना, है ना? तो उसमें कहते हैं कि कुछ स्पेसिफ़िक उसका टोन है या कुछ अंदाज़ है। देखिए लेकिन घराना, लय वो जो आपका जो ताल होता है वो ताल वही है जो सब देखिए लोग ताल सीखते हैं? तो सभी जगह यूनिवर्सल है, ताल यूनिवर्सल है। हुँ। और घराने की जहाँ तक बात है, तो घराने में 6 घराने हैं, तबला एक सुर का वाद्य है। यहाँ सारे गामा पद निशा नहीं है, एक सुर, स्वर एक ही निकलेगा। लेकिन इसका जो चाटी, लव और स्याही और बाएं का जो भी निकास है, जो प्लेइंग टेक्निक्स है, वो निकालने में जो धा दिन सभी जगह, तिरकिट वगैरह सभी जगह अलग है। लेकिन वो निकालने का जब जैसे वो दिल्ली बजाया, तो दिल्ली का जो बोल है वो 2 उंगली का बोल है। अब यही धाते अब धा धा तिट्टे धा धा तिन्ना बजाओ पूरा लौ से, अब ये पूरे बनारस दिखेगा ये, है ना? अब वो धाते टे बजाया वो 2 उंगली का। तो कहने का मतलब क्या है कि प्लेइंग टेक्निक्स जो आपका निकास जो है, यही है घराने। इसी से घराने अलग हो जाती है। धा दिन हर घराने में है, तिरकिट अलग अलग घराने में। आपकी निकास पद्धति, बजाने की शैली किसी किसी घराने में पेशकार से शुरू होता है। ऐसे तो पेशकार 5 घराने में है, और किसी घराने में जैसे बनारस उठान से शुरू होता है, वहाँ का पेशकार ना बोल के चलन बोलते हैं। वहाँ के 3 ताल के ठेकों को देखा जाए तो उसको पेशकार की तरह बरतते हैं। वो वहाँ 3 ताल के ठेक खाली तक दिन्ना ना आधीन दिन्ना, इसी में उसकी बढ़त होती है। तो उसको लोग अलाप भी बोलते हैं, ठेका की चाल भी बोलते हैं, चलन भी बोलते हैं। ये तो ये एक निकास है। उसके अलावा फिर जो उससे घराने का एक ये भी है कि घराना तभी होता है जब एक घराने से निकले शिष्य पुत्र कई पीढ़ी जब निकल करके उस घराने में काम होता है, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारा समृद्ध होता है, तभी वो घराने का निर्माण होता है। घरानों की बात हो रही है तो दर्शक को ज़रा ये बताइए, जो तबले का जो वाणी निकलती है, तबले के अलग अलग घरानों से जो वाद्य से जो सुर निकलते हैं, ताल निकलते हैं, अलग अलग वाद्य बजते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से उत्पत्ति हुई? कैसे, क्या वेरिएशन है इसका? देखिए इसके लिए हमें बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आप सबसे पहली बात कि साबिर जी, आपको हम बड़े माने धन्यवाद। छोटी सी बात है कि ऐसे से प्रश्न आप उभार के ला रहे हैं। आप जैसे आदमी ऐसे से प्रश्न जब करते हैं तब लगता है कि अब मुझे क्या जवाब देना चाहिए। इसके लिए हम आपको सबसे पहले विष्णु पुराण में जो उल्लिखित है उस श्लोक का मैं वर्णन करना चाहूँगा। वो है क्या कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम उद्धर तो काम सनकादि सिद्धा ने तदिमर्षे शिशुत्र जाना। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष निकला था। उस विष को भगवान शंकर जी ने अपने कंठ में वो पूरा नहीं लिए, क्योंकि प्रकृति में अगर छोड़ते हैं वो विष तो पता चला प्रकृति नष्ट हो जाएगी, और ये जल में छोड़ते तो सारा, तो उसको उन्होंने उस विष को अपने जब ग्रहण किया तो कंठ में, इसीलिए उनका नीलकंठ नाम पड़ा है। उसके बाद उनकी तो निश्चित है कि बेचैनी हुई होगी, उसमें उन्होंने तांडव नृत्य किया। नृत्यावसा नटराज राजो ये तांडव नृत्य किया, इसीलिए तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य करने के बाद उनकी जो तपिश कम हुई उस विष की, तब उसके बाद उन्होंने डमरू बजाया। 9 पंचवारम, 9 और 5 बार डमरू, 14 बार डमरू बजाया। तो सोचिए कि जहाँ से डमरू से जो उत्पत्ति हो रही है, तो हमारा तबला और पखावज उससे अछूता कैसे रह सकता है? भाई हम तो इसको भी डमरू शिव भगवान शिव जी का वो साझी मानती, इसको भी हम डमरू ही समझते हैं, तो वो कैसे अछूता रह सकता है? और उस डमरू से आप कई सारे हमारे यहाँ का छंद, आपको साउथ इंडियन में जो 5 जातियां हैं, वो 5 जातियां भी उसी से निकली हैं। मैं आपको जो 5 जातियां से बहुत सारे ताल का प्रकरण है साउथ इंडियन म्यूजिक का, मैं आपको बता भी सकता हूँ एक उदाहरण के तौर पर, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर भी होंगे। उसमें क्या है कि
अब वो उस 14 जो सूत्र है, उस 14 सूत्र को मैंने तिहाई के तौर पर उसको मैं प्रयोग भी करता हूँ ये, और इसको भी अब ये भी बजाया, उसकी निकास मैंने दिया। वो 14 सूत्र है क्या? वो है अयु ऋलिक एवं एवोच है भरट लंग यम गरणम जबई घड़दस जब घड़दस कब चटुता कबई ससर। इसको तिहाई में मैंने अब किया, उसको तिहाई के पहले। अब इसमें देखिए साउथ इंडियन म्यूजिक में चतुरस्र, मिश्र, खंड, संकीर्ण, त्रस्र, ये सब प्रयोग होता है, जातियां प्रयोग होती है। अब जातियां प्रयोग होती है तो अब कैसे, जैसे तक दिम तक झुन तक दिम तक झुन तक दिम तक झुन तक दिम तक झुन अयून 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 तक दिम तक झुन तक दिम 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चल रहा है। रिलड़िक 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 ताकिट ताकिट 1 2 3 1 2 3 ताकिट ताकिट रिलड़िक रिलड़िक दादिना दातना दाद। यहाँ हम लोग धादीना धातुना, वहाँ तक तकिट चल रहा है। खंड एवं ए अच्छे एवं ए अच्छे एवं ए अच्छे एवं ए अच्छे तक ताकिट तक ताकिट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दीना दी दीना दीना दी दीना एवं ए अच्छे एवं ए अच्छे। वाह। मिस्र, जिसको यहाँ झुल्ला छन बोलते हैं, गीतांग छन बोलते हैं, वहाँ मिस्र जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 है वरट लौण है वरट लौण है वरट लौण है वरट लौण। फिर आगे आपको संकीर्ण, जो 9 है डिवीजन उसका, संकीर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तकिट तक दिम तक तकिट तक दिम तक तकिट तक दिम खप छटत चट तो खप छटत चट तो खप छटत चट तो। वाह। ये 9 है, संकीर्ण है, संकीर्ण है। अब इसको मैंने आया एक उसको तिहाई के रूप में, जो बड़ा प्रचलित है, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो वो मैं उसकी पूरी संपूर्ण का मैं 3 ताल में उसको तिहाई जैसे बनाया। उसके बाद ये बजा के भी दिखाएंगे आपको। जैसे अयो रिल रे क्यों यो छे वर लंगम गरणम जब है घड़दस जब घड़दस खप तो कई से सरहल धा। अयो रिल रे क्यों यो छे वर लंगम गरणम जब है घड़दस जब घड़दस खप तो कई से सरहल धा। अयो रिल रे क्यों यो छे वर लंगम गरणम जब है घड़दस जब घड़दस खप तो कई से सरहल धा। वाह। वो लैंग्वेज की जो बात है छोटी सी रह गई। अब जैसे लैंग्वेज वो तो वो बजाया, लैंग्वेज में जैसे घेगे तेटे घेगे नाना तिरकट तक धा। वाह। घे तिरकट तक धा कतर धतर कतर तान। वाह, क्या बात है। धर तिरकट धा तिरकट तिरकट धा तिरकट धा तिरकट धा तिरकट तिरकट धा। वाह। तगदत्ता तगदत धट धटा धट 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 धा करते थे। तगदत्ता तगदत धट धट धा धट 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 धा करते थे। ये लैंग्वेज में यही क्या बात होती है कि आपकी बात, मैं जो बोल रहा हूँ वो बजा रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। और अब जैसे गणेश स्तुति सुनिए। धिनता करते थे धिनता धिन गे गणराम गजतुंडम मंगल कर धिदान देत कदरतान एक दंत गज गण गणपति प्रणाम सिद्ध सदन गति गण जय 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 जगत त्राण ज्ञाननाथ दिगदिगन दुदुभजन चरण शुंड मुकुटमणि कर कुंडल किरीटधार दिगट दिगट धा दिनिकट धगरगा धगत धगत जो ललाट तिलंका कृत पट कद्रत गण निदान गंगण देवतान काट विकट संकटान दै विद्यादान दान दिगट दिगट कदरतान
गणानाम गणपति जय गणेश लंबोदर जय प्रणवधा। गणपति जय गणेश लंबोदर जय प्रणवधा। गणानाम गणपति जय गणेश लंबोदर जय प्रणवधा। वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आप ये मानते हैं कि तबला जो है जी ये सभी संगीत जो भी होते हैं, जैसे आप कव्वाली ले लीजिए या सूफ़ी सॉन्ग्स ले लीजिए, चाहे एंशिएंट में दरबारों में जब वाद्य होता था उस वक़्त, और फिर आप बहुत धार्मिक रूप में ले लिए तो गुरुद्वारे में गुरुवाणी मैं जो आपको होती है। मैं तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता नहीं जी। सकता, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये कहा जा सकता है कि बिना तबले के वो जो संगीत का जो रियल फ्लेवर है वो बड़ा मुश्किल है? देखिए, आप बहुत सही बोले। आज का जो तबला है, आज का तबला इतना लोकप्रिय है कि आज ये विश्व पटल पर इसकी अपनी पहचान है, ये इस साज की। और इसमें बहुत सारे गुरु लोगों का, बहुत सारे उस्तादों का इसमें मेहनत किया है। आज हम जो बजा रहे हैं, चाहे जो भी है, ये नहीं कि हमने अपनी जो मेहनत किया वो बजा रहे, नहीं, इससे पूर्वज लोगों का जो है ना, पूर्वज हमारे गुरु लोग का, उन लोगों का योगदान है। नहीं तो मैं तो ब्लैंक रहता। मैं अगर कुछ सोच भी पा रहा तो उनकी योगदान है कि मैं उन्हीं के ढंग से सोच पा रहा हूँ। परंपरा में यही होता है, गुरु शिष्य परंपरा में। ये नहीं कि हमने 10 घंटा बजाया, इतने साल से बजा रहे हैं तब बजा रहे, नहीं, ऐसा नहीं। आप लिमिट बजा सकते हैं, आप कोई बोल बजा सकते हैं, लेकिन एक किसी परंपरा का निर्वाह करना, चाहे किसी चीज का एक अपने, तो ये है। और रही बात तबला का, तबला आज इतना आज लोकप्रिय है कि तबले के बिना आज संगीत की कोई बैठक आप कल्पना नहीं कर सकते। ये शास्त्रीय संगीत ही नहीं, सुगम संगीत, लाइट म्यूजिक, यहाँ तक कि वेस्टर्न और जैज म्यूजिक पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। और शास्त्रीय संगीत का तो आप रीढ़ की हड्डी कर जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमा द्रवा प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्त सिंधुर स्फुरत उत्तरीय मेधुरे मनोविनोद में विनोद मद्भुतम विभक्त भूत भर्तरी। सहस्रलोचन प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदूषरांग्र पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट का श्रेय चिराय जाय ताम चकोर बंधु शेखरा। एक परफॉर्मेंस होता है सोलो परफॉर्मेंस, एक होता है संगत। जी तो सोलो में तो आप जो आपने गुरु से सीखा वो आप एग्जीक्यूट कर देते हैं पब्लिक के सामने, या अपना अलग अंदाज करके उसे आप पेश करते हैं। तो आप कितना चैलेंजिंग मानते हैं जब आप संगत पे रहते हैं, क्योंकि डिफरेंट वाद्य जो है वो आपके सामने होता है, एक कलाकार भी सामने आपके डिफरेंट होता है, एक सिचुएशन भी अलग होती है। तो वैसे में एक तबला वादक को, एक तबला प्लेयर को कितना चैलेंज फेस करना पड़ता है? ये बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। और हम जो भी अपने गुरु से सीखा, ये तो विद्या हुआ, एक स्वतंत्र वादन के तौर पर तो तैयार किया, लेकिन हम किसी के साथ संगत करते हैं तो वहाँ यह अप्लाइड आर्ट हो जाता है। अप्लाइड आर्ट हो जाता है। अप्लाइड अंदर इन द सेंस आपको नहीं पता है कि वो कौन सा ताल गाएंगे, वो किस लय में गाएंगे। आपने तो अपनी लय, आपकी अपनी लय है, आप ये, लेकिन उनके ताल, उनके लय के हिसाब से आपको उनके साथ संगत करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। आप वहाँ पर फिर अपनी विद्या को
अप्लाई करेंगे कि वो इस लय में ऐसा है तो उसमें कैसे हम चल सकते हैं, कैसे हम बजा सकते हैं। तो संगत वाकई बहुत कठिन है ये। और संगत क्या है कि ज़्यादा संगत करने से अनुभव होता है। ज़्यादा आप संगत कर रहे हैं जब ज़्यादा तो अनुभव होता है। तो ये विधा है, एक तरह से विधा है। और जब आपके पास स्वतंत्र वादन का, तो दोनों का सामंजस्य है, क्योंकि पहले तो आप विद्या ही सीखेंगे। आप विद्या सीखने के बाद जब एक समय के बाद आप जब सब जगह सभी के साथ आप संगत करते हैं तो वो अप्लाइड बनता है। और हमारा शिक्षण भी यही कहता है, हम शिक्षण में पहले नॉलेज लेते हैं। कभी भी शिक्षण का पैटर्न है, या तो आज नेशनल ये भी जो पॉलिसी बनी जो भी, पहले क्या हम नॉलेज लेते हैं, नॉलेज लेने के बाद उसको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाइंग आता है। तो ये शिक्षण का यही है ये कि, और ये इसमें तबला में तो आपको पूरे टाइम अप्लाई करना है, पूरे टाइम अप्लाई करना। लेकिन ये जो कनेक्टिविटी करते हैं ऑडियंस और व्यूवर्स के साथ, आप जब आपको मैंने देखा है जब आप बड़े स्टेज पे परफॉर्म्स करते हैं तो आप मजबूर कर देते हैं देखने वाले को कि वो भी आपसे बातचीत करना शुरू कर देता है। जब आप बजाते हैं उसके उस लय को पकड़ के वहाँ से ताली की आवाज़ आती है, फिर आप ये जो कनेक्टिविटी है ये बड़ा यूनिक है आपका, जो भी आपने इसको अपने से इन्वेंट किया है। देखिए ये लय और ताल का जो आकर्षण है ना, कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, कम्युनिकेशन, मैं समझ गया। ये लय ताल का आकर्षण है, ये तो है ही है। ये तो सबसे पहले ये आपका अधिकार होना चाहिए लय ताल पर, ये आकर्षण है। दूसरी बात, कभी कभी आप जब ऑडियंस में होते हैं, खासकर वो जब ग्रुप में होता है, हम वहाँ संगत कर रहे होते तो वहाँ तो नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन जब ग्रुप में हो रहे हैं, जब वहाँ पर कुछ तालवाद कचहरी चल रहा है, चाहे कुछ ऐसा माहौल में जो माहौल होता है जहाँ सब पूरे ताल वाद्य है, तो ताल से कनेक्ट हो रही है धीरे धीरे ऑडियंस। आपके साथ संवाद स्थापित करेंगे, मेरा रिदम चलेगा, आपका क्लैप चलेगा। तो चलिए, आपकी बहुत प्यारी सी ज़िंदगी और भी बहुत खूबसूरत आगे बढ़ते रहिए। और जिस तरह से आप अपने पुत्र को शिक्षा दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अपनी चीज़ों को आगे आप बढ़ा रहे हैं। और शिक्षा यही होती है कि आप जो सीख रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं, और ये सब सीखने से समाज में एक नई रोशनी होती है, ज़िंदगी में एक रिदम आता है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने ये चीज़ सीखी और समाज को भी आप प्रभावित कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ तक भी नहीं रुके, सीखने के बाद भी आपने लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया। आपने एक एनजीओ खोला जिसका नाम है नाद औरा, जिसमें आप डिफरेंट जगह के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के कलाकारों को आमंत्रित करते हैं, उसे स्टेज देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, जो नेशनल न्यूज़पेपर, नेशनल टीवी पे वो जगह पाता है। तो मैं चाहूँगा कि नाद औरा के बारे में भी आप बताएं, जो आप उसके संस्थापक हैं। उस सारी चीज़ें डिटेल दर्शकों को बताएं कि वो क्या है। परिकल्पना इसलिए हुई थी कि बहुत सारे जो नए उभरते कलाकार हैं उनको मंच नहीं मिल पाता है, साधना करते हैं, उनको मंच नहीं मिलने से उनकी साधना मतलब वो ऐसे ही हो जाती है, जब तक उस साधना का फल नहीं मिले। तो ये उद्देश्य था कि जो भी नए उभरते अच्छे करने वाले अच्छे कलाकार हैं उनको मंच प्रदान किया जाए। बहुत सारे ऐसे कलाकार भी हैं जो सीनियर कलाकार हैं, जो एक समय बहुत अच्छा किए, लेकिन किसी वजह से उनको मंच नहीं मिल रहा है, किसी वजह से। आजकल तो बहुत सारा, अब आजकल वो डिजिटलाइज तो हो नहीं पाए, ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है, तो उनको सम्मान किया जाए, उनको भी मंच प्रदान किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। और
ये मंच प्लेटफॉर्म बना, मैं जिन गुरु की याद में, मैंने जिन गुरु के परंपरा में मैं सीखा हूँ, क्यों ना उनको समर्पित किया जाए। हाँ, क्या बात है। तो जीते जी मैंने अपने गुरु जी का अभिनंदन भी बनाया, और पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी का स्मृति में तो मैं 2000 मैंने 26 साल हो गए, 22 साल हो गए किए हुए, और 5-6 साल मैंने अपने गुरुजी का अभिनंदन मनाया। 2013 के बाद मेरे गुरुजी जब नाद ब्रह्म में लीन हुए, तो मैं फिर उनकी स्मृति में मैं कंटिन्यू किया, और उनकी स्मृति दोनों मनाता हूँ। और ये केवल दिल्ली में ही नहीं, मैं कई जगह, देश के विभिन्न जगहों पे मैंने आयोजित किया, जिसमें आपको चित्रकूट हुआ, ऋषिकेश हुआ, और दिल्ली में तो कर ही रहे हैं बहुत सारे नहीं, तमाम आपने बहुत ये। अच्छी जगह पे सब चीज़ और किया। एक चक्रधार महोत्सव के नाम पर मैं अभी कुछ वर्षों से मैं आयोजित कर रहा हूँ। और ये चक्रधार एक तरह से देखा जाए तो तबला और पखावज की रचनाओं का सम्मान करते हैं। उससे ये फल मिला कि पहले जैसे मल्हार उत्सव होता था, राग से रिलेटेड ज़्यादा उत्सव हुआ करते थे। ध्रुपद महोत्सव हो रहा है, मल्हार उत्सव हो रहा है, कजरी महोत्सव हो रहा है, भजन संध्या। तबला पखावज की जो रचनाएं हैं वो साधारण नहीं है। एक एक रचना और एक एक बोल का निकास बजाने में पूरे ये में बहुत समय लगता है, क्योंकि यहाँ तो है कि हम कुछ भी गाना गाएंगे तुरंत लोगों को समझ में आने लगेगा, लेकिन यहाँ एक एक बोल निकालने में एक धा जिंदगी लग जाती है निकालने में। उसमें बहुत सारे बोल अगर आप निकाल रहे हैं, तो वही चक्रधार एक है, चक्रधार की एक परिकल्पना बनी। और इससे ये हुआ कि अभी बहुत सारे हैं हमारे देश में, हमारा चीज़ों को फॉलो करके बहुत सारे इस तबला से रिलेटेड जो रचनाएं हैं उस पर महोत्सव आयोजित हो रहा है, उस पर सही बात है। सही बात आपने कहा कि नादौरा के बारे में मैं बता दूं दर्शकों को कि नादौरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ तबले की बात नहीं होती है, वो सारे वाद्य की बातें होती हैं। और इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेशन भी आपके जो ऑर्गेनाइजेशन नादौरा में हुआ है, क्योंकि मैंने उस प्रोग्राम में भी देखा था कि आप ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन था, इंटरनेशनल प्लेयर्स का डिफरेंट वाद्य था। हमारे यहाँ यूएस से, जापान से। मैं चाहूँगा दर्शकों को कि आप बताएं कि कौन कौन से वो सारी जगह थी। इंटरनेशनल इंडो जैज मनाया गया हमारे नादौरा की तरफ से, और उसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। कई सारे चैनल्स में, संसद टीवी, दूरदर्शन, प्रसार भारती, कई जगह उसके ये भी आए, रिव्यू भी बहुत अच्छी जगह आए। और उसमें ये था माध्यम, वो ये था कि हमारा इंडो जैज मतलब इंडियन म्यूजिक और जैज म्यूजिक के साथ कोलैबोरेशन मतलब जैज म्यूजिक और इंडो एक तरह से आप फ्यूजन कह सकते हैं। स्वर तो वहाँ यहाँ भी है, वहाँ भी है, लय यहाँ भी है, वहाँ भी है, पूरी सिस्टम है, लेकिन हम दोनों कैसे मिल रहे हैं, एक तरह से केमिस्ट्री आप कह सकते हैं। ये तो हुआ इंडो जैज। हमने कोरोना टाइम में भी कई सारे वेबिनार्स किया, इंटरनेशनल भी वेबिनार्स किया। उस समय जो अवसाद की स्थिति थी, वो संगीत और योग को ध्यान में रख करके हमने वेबिनार्स किया, आयोजित किया, जिसमें बहुत सारे लोगों को इस अवसाद से जो एक फ्रस्ट्रेशन था उससे उभरने का मौका मिला। मैं आपको मुबारकबाद दूं कि वो जो आप वेबिनार जो किया था आपने, वो उसका बहुत सफलता ये हो रहा कि जो उस ज़माने में जो मेंटल लेवल डाउन हो रहा था, लोगों की सोच बहुत डल हो रही थी, उस वक्त आपके संगीत ने, आपके ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया लोगों को बूस्ट करने का, उनका मेंटल लेवल को हाई करने के लिए। और समय था, बीत गया वो, लेकिन वो ये एहसास ज़रूर हुआ कि आपकी जो कला है, आपकी जो तबला प्लेयर की जो थाप है, जो गुण है, वो कैसे असर की बुरे सिचुएशन में भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी कंट्रीब्यूशन दिया अपने वाद्य से।
मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका नेशनल इंटरनेशनल आर्टिस्टों से मुलाकात होती रहती है, उसके साथ संगत होती है, कभी कभी आप लोग सोलो परफॉर्मेंस भी करते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे। आपको क्या लगता है, जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं, जब तो संगीत, हमारी जो संगीत है, हमारे जो वाद्य है, स्पेशली मैं तबला की बात करूँगा, वो इंटरनेशनल लेवल पे कितना प्रभाव डालती है? जब आप अमेरिका में के लोगों की बातें करते हैं, जब आप और जगह की बातें करते हैं, तो वो इंडियन म्यूज़िक, स्पेशली तबला, वो कितना प्रभाव डाल रही है? क्या आपको लगता है कि वो इम्प्रेस कर रही है वहाँ के पब्लिक को? बिल्कुल बिल्कुल। बाहर के देशों में तो देखा जाए तो इसको इंडियन ड्रम बोलते हैं। हम्म। तबला तो बोलते ही, इंडियन ड्रम बोलते हैं। और बाहर इतना, चूंकि जैज म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक में भी ये तबला एक जगह अपना बना लिया है। और इसकी टोन, इसके एक थाप से लोग, उनको लगता है कि कहाँ से ये साउंड आ रही है। और बहुत सारे विदेशी सीख रहे हैं हमारे इंडियन कल्चर को, हमारे भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। और हमारे बहुत सारे मार्था, और एक यूएस की लेडी मार्था और लोफेज करके वो सीखी। वो जब परफॉर्म की तो पूरे साड़ी में परफॉर्म की, पूरी परिधान में। ये मैंने उसको नहीं बोला कि आप साड़ी पहनो चाहिए, वो पता नहीं क्या कुछ है, एक संस्कार जो हम जो संस्कार देते हैं, जो संस्कृति है ना, हम जिस संस्कृति की बात करते हैं, तो अपने आप एक जैसे लगता है कि हम संस्कृति की एक सेवा कर रहे हैं, एक तरह से हम सेवक हैं। उस सेवा भाव में सब अपने आप जुड़ जाते हैं, और उसी भावना से वो एक हमारे भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं। बिल्कुल। आप हमारे यहाँ केवल तबला ही नहीं सीखते, वो हमारे वेशभूषा, आहार व्यवहार और बहुत सारे आचार, वो बहुत सारे हमारे खान पान तक को भी वो आत्मसात करते हैं। बहुत अच्छा। हमारे अध्यात्म को भी आत्मसात करते हैं। बहुत, यही तो तभी तो आपके जो संस्कार हैं, जो म्यूज़िक के जो असर हैं, आप वो सारी चीज़ें, आपने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी में, नेशनली और इंटरनेशनली आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यही इसी वजह से शायद आपको सम्मानित किया गया बहुत सारे अवार्ड से। आपको, अगर मैं दर्शकों को बताऊं, तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जूनियर फेलोशिप अवार्ड भी दिया गया। फिर उसके बाद सीनियर फेलोशिप भी आपको दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है। उसके साथ साथ आपको संगीत साधक अवार्ड से भी सुशोभित किया गया, और ताल चक्रवर्ती अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया। संगीत रत्न अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड होता है, उससे भी आपको सम्मानित किया गया। ताल मनी अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया, और भी बहुत सारी लिस्ट हैं। ये मुंबई में सुर श्रृंगार संसद, बहुत पुरानी संस्था। तो आपको लगता है कि ये जो आपको रिकॉग्निशन होते हैं, ये जो अवार्ड दिया जाता है, जो आपने अचीव किया है, जो आपने क्रिएट किया है, जो आपने प्रेजेंट किया है, लोगों को एक नई दिशा दिखाया है संगीत के, इसमें आपने जीवन बदला है लोगों को अपने वाद्य से, तो आपको लगता है कि अब उस लेवल तक आप पहुंच चुके हैं जहां से आप असर करते हैं, एक बात, एक वाणी, एक ताल से आप ज़िंदगी को चेंज कर देते हैं? ये हमारा गुरु लोग का आशीर्वाद है, हमारे माता पिता का जो आशीर्वाद है, ये हमारे गुरु का भी आशीर्वाद है, जो उन्होंने संस्कार दिया और जो दृष्टि दी, जो सोच दिया। सही बात है। लेकिन आपने तो गुरु को याद किया आपने कि आपके जो गुरु पंडित छोटेलाल मिश्र जी, उनसे जो आपने सीखा, और बिल्कुल आप परिपक्व हो चुके हैं। आपसे लोग सीखते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, और वो सिखाना, वो सच्चाई, वो रियलिटी आपके बच्चे में भी नज़र आती है कि आप छोटी सी उम्र में लोरी के माध्यम से, समझिए, उसे सिखाना शुरू किया, और आज वो बेहतरीन परफॉर्मर है जो हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे अपना परफॉर्म करता है। फिर मैं बताऊंगा कि क्वालिटी बढ़ती जाती है आपकी। आपने किताबें भी लिखी हैं, संगीत पे और तबले पे लिखा है, तो आप बताएं कि क्या क्या है दर्शकों को सामने करके, ताकि वो समझ सकें कि क्या क्या किताबें आपने लिखी हैं। ये हमारी पहली पुस्तक है, संगीत शिक्षण की विविध आयाम। थोड़ा सा आगे करें, दर्शक देख लें क्या। शिक्षण की विविध आयाम, जो यह 2010 में प्रकाशित हुई,
और ये हमारा रिसर्च था इस पर। और जो हमारे संगीत का जो आयाम है ना, विविध आयाम, संगीत के क्षेत्र बहुत बड़ा है। केवल ये नहीं कि तबला सीख लिए, ये नहीं, तबला वो कितने कितने माध्यम से गुजरता है। संगीत कहीं थेरेपी का काम कर रहा है, संगीत कहीं समीक्षा का काम कर रहा है आपका, कहीं आपको म्यूजिक थेरेपी, कहीं संगीत योग का काम कर रहा है ना, मनोदिशा। तो इस तरह से इसकी बहुत इसमें विविध आयाम दिया गया है। और उसके बाद 2015 में ये मेरा तबले का उद्गम, जरा सा आप सामने करें किताब को, ताकि दर्शक भी देख लें। तबले का उद्गम एवं दिल्ली घराना आया। ये इसमें तबले का उद्गम और दिल्ली घराने का, ये तबले का इसमें उत्पत्ति, जन्म कब से है, वो उसके सारे चित्र के साथ, साक्ष्य के साथ इसमें मैंने दिखाया है। और घरानों में 6 घराने हैं, जिसमें घरानों में दिल्ली घराने का प्रथम घराने के रूप में एक उसको दिया गया, श्रेय दिया गया वो। लेकिन इस पर भी है कि प्रथम घराने के रूप में श्रेय है, और चूंकि सब श्रेय दिया, लेकिन पंजाब घराना पृथक घराना है। पंजाब घराना अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पंजाब घराना भी बहुत पुराना रहा, लेकिन श्रेय मिला दिल्ली घराने को। तो तबले का उत्पत्ति, जन्म से लेकर तब दिल्ली घराने तक का सफर इसमें है। और बहुत सारी मौलिक रचनाएं, बहुत सारे पुराने लोगों की रचनाएं। ये भी मैं बताऊं, मैं बनारस घराने का हूं, लेकिन दिल्ली घराने पर काम किया। और जब मैं काम किया तो बहुत सारे लोग नाराज थे कि अरे आप बनारस में क्यों नहीं कर रहे। तो ये भी एक मेरे गुरु जी का सुझाव था कि आप दिल्ली में हो, दिल्ली पर करो। अरे वाह, ये उदार भाव होना चाहिए, ये एक समभाव होना चाहिए, उदार भाव होना चाहिए कि आप घराना तो बाद में, पहले तबला है, पहले हम तबला से प्यार करेंगे ना, ये घराने तो बाद की बात है। तो ये ध्यान में रखकर, और ये भी मेरी पुस्तक पहली है, अभी तक दिल्ली घराने पर अभी पुस्तक नहीं आई थी। फिर ये मैं जो भी 25 साल मैंने सीखा, इसमें का एक अंश, पूरी अंश मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये किताब बहुत मोटी हो जाती, एक अंश 25 सालों के शिक्षण का जो गुरु जी की रचनाएं था, उसको मैंने एक देने की कोशिश किया है। ये है ये बहुत शानदार है। और इसी को कहते हैं कि शिष्य और गुरु की परंपरा, कि खुद शिष्य बहुत बड़ा एक स्थान रखता है, और आज वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझा, आज भी अपने गुरु को हमेशा लेके चला उन्होंने। उनकी स्मृति में नादौरा में भी प्रोग्राम, श्रद्धांजलि समारोह रखा और परफॉर्मेंस रखा। ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा भी आपने सीडीज़ में भी, आपने कैसेट में भी अपना वो किया है। और उनके पुस्तक लिखने का, उनकी रचनाओं को लिखने का ये भी था कि बहुत सारे लोगों को मैं जैसे सिखा और आपने रहा सीडी में भी बहुत सारी चीज़ें, हमारी सीडी आई है, ये और कुछ कैसेट्स, एल्बम वगैरह में भी वो अभी है नहीं, मैंने कॉम्प्लीमेंट किया बहुत। ये मेरी सीडी है, स्वतंत्र वादन की, ये हो गए 10 साल पहले आई थी। बहुत तो मैं चाहूँगा कि अपनी पसंद का एक बड़ा खूबसूरत सा ताल दर्शकों को सुनाएं, और इसके साथ साथ फिर मैं आप लोगों से विदा लूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।